तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एसेस्टाजू कुआंग इनकी डीमन इल्यूजनरी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ गए थे, जहां मिंगर ने उस इमोर्टल कल्टीवेटर को अपनी पावर के अंदर जगह रखा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां एसेस्टाजू अपने डीमन पपेट को लेकर मिंगर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, तुम्हारा ये टॉय तो बहुत ही ज्यादा बदसूरत था, क्या तुम ऐसे ही अपने लिए बदसूरत खिलौने तैयार करती हो। और ये कहकर एसेस्टाजू अपनी पावर का यूज करते हुए उस डीमन पपेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो देखकर मिंगर थोड़ी सैड होते हुए एसेस्टाजू से कहती है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, ये मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट टॉय था। और ये कहकर वो अचानक ही गुस्सा होते हुए एसेस्टाजू से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेवरेट टॉय को डिस्ट्रॉय करने की, अब तुम्हें इसकी सजा मिल के रहेगी। और ये कहकर मिंगर ने अपनी पावर का यूज करते हुए उस इमोर्टल कल्टीवेटर से एसेस्टाजू के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन वो इमोर्टल कल्टीवेटर एसेस्टाजू के साथ टकरा पाता उससे पहले ही एसेस्टाजू ने अपने सामने टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर दिया था, जिससे टेलीपोर्ट होता हुआ वो इमोर्टल कल्टीवेटर दूसरी तरफ जा गिरता है। और उसकी हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब भी हो चुकी थी, और वो बेचारा भी यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होगा कि मैं तो इस फाइट में ऐसे ही निकला जा रहा हूँ। वही एसेस्टाजू की स्पेस पावर को देखकर मिंगर उनसे इंप्रेस होते हुए कहती है, तो तुम्हारे अंदर भी वही स्पेस पावर है जैसे उस ओल्ड मैन के पास थी। और उस ओल्ड मैन के बारे में याद करके मिंगर को अपने सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, और उसी के साथ उसे दोबारा वो ओल्ड मैन भी दिखने लगा था, जिसे देखकर मिंगर का गुस्सा भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और वो वहाँ पे गुस्से से एसेस्टाजू से कहती है, मुझे स्पेस पावर यूज करने वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है, जिस पे एसेस्टाजू तो उसे कुछ नहीं कहते, लेकिन वो इमोर्टल कल्टीवेटर एक बार फिर से उसे भड़काते हुए कहता है कि तुम्हारी ये नफरत तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली, क्योंकि तुम यहाँ पे जो चाहे मर्जी कर लो, तुम मेरे एसेस्टर की पावर को मैच नहीं कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम अभी अपनी हार मान लो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। उस इमोर्टल कल्टीवेटर की ये सारी बातें सुनकर मिंगर को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से चिल्लाते हुए उससे कहती है, अपनी बकवास बंद करो। और ये कहकर उसने वहाँ पे अपनी पावर का यूज करते हुए उस इमोर्टल कल्टीवेटर को पीछे की तरफ उड़ा दिया था, जिसके इम्पैक्ट की वजह से तो अब वो उठ भी नहीं पाता, और असल में तो उसे खुद ही खुजली हो रही थी बार बार उस छोटी लड़की को भड़काने की। और तभी मिंगर एसेस्टाजू की तरफ देखते हुए गुस्से से कहती है, तुमने मेरे फेवरेट टॉय को तोड़ दिया, अब तुम्हें उसका जुर्माना भी भुगतना होगा। और ये कहते कहते मिंगर के दिमाग में एक और नया आइडिया आता है, और ये आइडिया आते ही वो खुश होते हुए एक्साइटेड होकर एसेस्टाजू से कहती है, तुमने ही मेरे पिछले टॉय को तोड़ा था, तो इसलिए अब से तुम ही मेरे न्यू टॉय बनोगे। अब बताओ, मुझे तो लगता है ये लड़की अपने दिमाग से खिसकी हुई है, जो ये खुद हेल गॉड को अपना खिलौना बनाने की बात कर रही है। और मिंगर की इस बात पर एसेस्टाजू तो उसे कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बर्निंग क्रो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो गुस्से से चिल्लाते हुए मिंगर से कहता है, लड़की क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम जानती भी हो कि किसके सामने खड़ी हो और किससे बात कर रही हो। मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा मेरे बॉस को ऑफेंड करने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें भी मुझसे डरेंगी। लेकिन मिंगर तो यहाँ पे बर्निंग क्रो की बातों को सीरियस लेती ही नहीं है, और वो उल्टा एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये छोटा सा बैट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर ये शोर बहुत ज्यादा मचा रहा है, इसलिए मुझे ये इतना ज्यादा पसंद भी नहीं आया। अगर ये इस तरह से शोर ना मचाता तो मैं इसे भी अपना टॉय बना लेती, पर कोई बात नहीं, इसका शोर कम करने का मेरे पास एक आइडिया है, अगर ये दोबारा शोर मचाने की कोशिश करेगा तो मैं इसकी ये ज़बान ही काट दूंगी। मिंगर की ये बात सुनकर तो बर्निंग क्रो को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो गुस्से से उसे गाली देते हुए कहता है, लड़की तुम मेरा दिमाग खराब कर रही हो, तुम जानती हो तुम कैसे अपना खिलौना बनाने की बात कर रही हो, मुझे यानी डीमन किंग को, जो कि सभी डिमोनिक बीस्ट का गॉड है। पर कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अब मुझे तुम्हें डीमन किंग की ट्रू पावर का मजा चखाना ही होगा। और बर्निंग क्रो कैसा कहते एसेस्टाजू बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से पीछे आ गए थे, जो देखकर बर्निंग क्रो भी वहाँ पे गुस्से से अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से बर्निंग क्रो की बॉडी से वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज होने लगा था। और देखते ही देखते वो वहाँ पे अपनी डीमन किंग वाली ट्रू फॉर्म में आ गया था, जो कि देखने से वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल लग रहा था। पर मिंगर को तो जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने कौन खड़ा है, और वो एक्साइटेड होते हुए कहती है कि 3 सिरों वाला डिमोनिक बीस्ट तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द मैं इसे अपना नया खिलौना बनाते हुए इसकी सवारी करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे इसे मजा चखाना होगा ताकि ये मेरी हर बात माने। और ये कहकर मिंगर भी वहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करने लगती है, और यहाँ पे हमें उसके ऑरा से पता चलता है कि ये भी उस इमोर्टल कल्टीवेटर की तरह डिफाइंग हेवन लाइन एज से बिलोंग करती है। और एसेस्टाजू जो कि काफी गौर से ये सब देख रहे थे, वो भी थोड़े इंप्रेस होते हुए कहते हैं, नाइस, इसकी ये पावर वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। वही अपना ऑरा रिलीज करने की वजह से मिंगर के लेफ्ट साइड से उसके पर भी निकल आए थे, पर इन सबसे अलग डीमन किंग को मिंगर से निकल रही पावर बहुत ही ज्यादा डिलीशियस लग रही थी, इसलिए वो खुश होकर मिंगर से कहता है, तुम्हारी ये पावर तो काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है, तो अब टाइम है एक डीमन का अपना खाना खाने का। और ये कहकर डीमन किंग मिंगर के पास जाकर उसकी सारी पावर को ऑब्जर्व करने लगता है, और मिंगर भी यहाँ पे खुशी खुशी उसे अपनी सारी पावर दिए जा रही थी, जिसका मतलब था कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे थे। और डीमन किंग को इस तरह से अपनी पावर ऑब्जर्व करते हुए देखकर मिंगर के फेस पे एक डेविल स्माइल आ गई थी। और तभी हमें रेन वर्ल्ड के अलग अलग लेवल्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेन वर्ल्ड की हर एक चीज से उसका ऑरा निकलते हुए मिंगर के अंदर जा रहा था, इवन 3rd लेवल क्लैन के लीडर्स भी इससे नहीं बच पाए थे। वहीं ये सब देखकर डूंग भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है, अचानक यहाँ पे हर चीज की पावर खत्म कैसे होती जा रही है। और ये कहकर वो ल्यूजियन से कहता है, ऐसा ना हो कि एसेस्टाजू जब वापस आकर ये सब देखें तो वो हमारे ऊपर गुस्सा करें, जिस पे ल्यूजियन उससे कहता नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, और मुझे तो यहाँ पे अचानक ही रेन वर्ल्ड की पावर खत्म होने के पीछे भी एसेस्टाजू का ही हाथ लग रहा है, जरूर एसेस्टाजू अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। वहीं दूसरी तरफ डीमन किंग जो कि अब तक मिंगर की सारी पावर को ऑब्जर्व कर चुका था, वो उसकी सारी पावर को ऑब्जर्व करने के बाद खुश होते हुए कहता है, आज तो वाकई मजा आ गया, आज न जाने कितने लंबे अरसे के बाद मैं इतनी ज्यादा प्योर पावर का मजा चख रहा हूँ। लेकिन अब डीमन किंग की भूख और ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए वो मिंगर के करीब जाते हुए उससे कहता है, जल्दी से मुझे ऐसी ही और प्योर एनर्जी दो खाने के लिए। डीमन किंग की ये बात सुनकर मिंगर वहाँ पे अपना पेट पकड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगती है, जो देखकर डीमन किंग भी कंफ्यूज हो गया था, और वो सोच रहा था कि कहीं ये लड़की पागल तो नहीं हो गई। लेकिन मिंगर तो अभी भी वहाँ पे बस पागलों की तरह हंसे ही जा रही थी, जो देखकर डीमन किंग गुस्से से उसे कहता है, मैंने क्या कोई जोक मारा है जो तुम इस तरह से हंस रही हो, अगर अब भी तुमने अपना आस्था बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन मिंगर के ऊपर तो जैसे डीमन किंग की किसी भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़
पड़ रहा था। और ये सब देखते हुए अब डीमन किंग का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, इसलिए उसने अचानक ही वहाँ पे अपनी फुल पावर का यूज करते हुए अपनी डीमन फायर से मिंगर के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन मिंगर यहाँ पे अपने सामने शील्ड लगाकर डीमन किंग के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और उसी के साथ वो कोल्ड टोन में डीमन किंग से कहती है, तुम्हें इतना तो पता ही होना चाहिए, अगर किसी से कोई चीज लेते हैं तो उसका हुक्म भी मानते हैं, पर तुम तो मेरी ही पावर को ऑब्जर्व करके मेरी ही बात नहीं मान रहे। और मिंगर के ऐसा कहते ही डीमन किंग ने अचानक ही अपना अटैक रोक दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब उसकी आंखें भी वहाँ पे पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी और मिंगर की पावर को ऑब्जर्व करने की वजह से वो अब पूरी तरह से मिंगर के कंट्रोल में आ चुका था। और ये सब देखकर मिंगर उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, जल्दी से जाकर अपने पीछे खड़े हुए उस पर्सन को खत्म कर दो। और मिंगर की तरफ से ये आदेश मिलते ही डीमन किंग को अपने सर में बहुत ज्यादा पेन होने लगा था और वो दर्द के मारे वहाँ पे चलाते हुए कहता है कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रहा हूँ। और ये कहकर वो एसेस्टा ज़ू से कहता है, बॉस प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो रहा हूँ। और ये कहकर वो मिंगर के ऑर्डर के खिलाफ जाते हुए उससे कहता है, तुम जो चाहे मर्जी कर लो, पर मैं तुम्हारा ये ऑर्डर कभी नहीं मानूंगा। डीमन किंग की यह बात सुनकर मिंगर भी यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से तो अब मजबूरन डीमन किंग को भी उसकी बात माननी पड़ रही थी। और देखते ही देखते डीमन किंग ने वहाँ पे मिंगर की तरफ से मिली हुई नई पावर का यूज करके अपने ही बॉस के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन एसेस्टा ज़ू भी यहाँ पे अपने सामने शील्ड लगाते हुए उसके इस अटैक को बहुत आसानी से रोक लेते हैं। और ये सब मिंगर को बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा था, इसलिए वो वहाँ पे ताली बजाते हुए कहती है, नाइस नाइस, ऐसे ही लगे रहो, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एक डिसेबल को अपने ही मास्टर को मारते हुए देखना वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और अभी मिंगर यहाँ पे ये सब कहते हुए खुश हो ही रही थी कि तभी उसे वहाँ पे एसेस्टा ज़ू की कोल्ड आवाज सुनाई देती है, तो तुम इसे अपनी पावर देकर इसका इस्तेमाल कर रही हो, जैसा कि तुम हमेशा से करती आ रही हो, पहले लोगों को ताकत देकर बाद में उन्हीं लोगों को अपने यूज के लिए इस्तेमाल करना, यही है ना वो तुम्हारे घटिया मेथड्स। पर कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। और ये कहकर एसेस्टा ज़ू अपने ऑरा प्रेशर से डीमन किंग को पीछे की तरफ फेंकते हुए मिंगर से कहते हैं, पर अभी ये तुम्हारी पूरी पावर नहीं है, इसलिए तुम अपनी पूरी पावर का यूज करो, मैं भी तुम्हारी पूरी पावर देखना चाहता हूँ। एसेस्टा ज़ू की ये बात सुनकर मिंगर भी गुस्से से उनसे कहती है, तुम अभी तक भी जिंदा कैसे हो, मुझे तो लगा था कि तुम कब के मर चुके होगे। मिंगर की ये बात सुनकर एसेस्टा ज़ू भी नीचे आ गए थे, जो देखकर मिंगर गुस्से से कहती है कि मुझे लगता है अब मुझे तुम्हें हराने के लिए और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए रेनवर्ल्ड की हर एक चीज की पावर को ऑब्जर्व करने लगती है। लेकिन इस बार वो जिस चीज की भी पावर ऑब्जर्व कर रही थी वो चीज वहीं पे खत्म होती जा रही थी। सबसे पहले उसका निशाना वहाँ पे वही इमोर्टल कल्टीवेटर बनता है, जिसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे पूरे रेनवर्ल्ड के ऊपर काले बादल छाने लगते हैं और वो काले बादल रेनवर्ल्ड की हर एक चीज की पावर को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें खत्म करने लगते हैं। यानी मिंगर यहाँ पे अब की पावर रेनवर्ल्ड की पावर को पूरी तरह से सूख रही थी। और जैसे जैसे रेनवर्ल्ड की सारी पावर मिंगर के अंदर आ रही थी, वैसे वैसे मिंगर बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। और अब उसकी दूसरी तरफ भी वुड से बने हुए दो पावर आ गए थे, जिसको देखकर एसेस्टा ज़ू स्माइल करते हुए कहते हैं, तो ये है इसकी कंप्लीट पावर। और पूरी तरह से उस पावर को ऑब्जर्व करने के बाद मिंगर गुस्से से एसेस्टा ज़ू से कहती है कि पिछले हजारों सालों में तुम दूसरे ऐसे पर्सन हो जिसने मुझे अपनी फुल पावर यूज करने के लिए मजबूर किया है, पर कोई बात नहीं, वो पर्सन तो मेरे हाथों से बच गया था, लेकिन तुम्हें आज मैं यहाँ पे अपना नया टॉय बना के रहूंगी। और ये कहकर उसने एसेस्टा ज़ू को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसके औरा ने चारों तरफ से एसेस्टा ज़ू को घेर लिया था। और धीरे धीरे वही लेयर्स एसेस्टा ज़ू को अपने कंट्रोल में लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और उन लेयर्स को देखकर एसेस्टा ज़ू भी स्माइल करते हुए कोल्ड टोन में कहता है कि अब मैं इन लेयर्स से तंग आ चुका हूँ, इसलिए अब इस गेम को खत्म करने का वक्त आ गया है। और ये कहकर एसेस्टा ज़ू जमीन पे अपना पाँव मारते हैं और ऐसा होते ही एसेस्टा ज़ू से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकलता है कि उस ऑरा ने वहाँ पे मिंगर की पावर को भी खत्म कर दिया था, जो देखकर मिंगर को भी एक झटका लगता है। और वो हैरान होते हुए एसेस्टा ज़ू से पूछती है कि ये तुमने कैसे किया, तुमने मेरी इतनी ज्यादा पावरफुल हेवन पावर को सप्रेस कैसे कर दिया। जिस पे एसेस्टा ज़ू धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं कि इस पूरे रेन वर्ल्ड में किसी की लाइफ ऑफ ब्रेथ और लाइफ ऑफ डेथ को तुम ही कंट्रोल करती हो, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर भी एक और पावर है, और वो पावर हूँ मैं जो तुम्हारे जैसे लोगों को सजा देता है, यानी हेल गॉड। और ये कहकर एसेस्टा ज़ू आज न जाने कितने लंबे अरसे के बाद अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हैं। और ये सीन वाकई गूज बम्स देने वाला था। वहीं बेचारी मिंगर को तो यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी एसेस्टा ज़ू वहाँ पे अपनी सोर्ड को जरा सा मूव करते हुए कहते हैं कट द एयर। और एसेस्टा ज़ू ने अभी अपनी सोर्ड को सिर्फ इतना सा ही मूव किया था कि तभी वहाँ पे हजारों स्लैशेस हवा को काटते हुए उन सभी लेयर्स को काटने लगते हैं, जो कि मिंगर को इस रेनवर्ल्ड के साथ जोड़ रही थी। और ये सब करने के बाद एसेस्टा ज़ू बिल्कुल एक गॉड की तरह बोलते हुए कहते हैं, तो कहाँ गई तुम्हारी हेवन पावर, क्या तुम्हारी हेवन पावर बस इतना ही कर सकती थी। वहीं एसेस्टा ज़ू की इस अमेजिंग पावर को देखकर तो बेचारी मिंगर का मुंह भी खुला का खुला रह गया था। और अब उसे यहाँ पे एहसास हो रहा था कि उसने अनजाने में किससे पंगा ले लिया। और जैसे एसेस्टा ज़ू यहाँ पे अपनी सोर्ड को नीचे करते हैं तो दोबारा उनके पीछे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से एसेस्टा ज़ू के पीछे पूरी आग फैल गई थी। और अब वो देखने में बिल्कुल एक हेलगॉड की तरह ही लग रहे थे। और ये सब देखकर तो बेचारी मिंगर की आंखें भी बाहर आने को हो गई थी। और तभी उसे वहाँ पे अपनी पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पे सेम एसेस्टा ज़ू की तरह हजारों साल पहले उसके मास्टर ने भी आकर उसे खत्म किया था। और उनके मारने का स्टाइल भी बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एसेस्टा ज़ू उसे खत्म कर रहे थे। एसेस्टा ज़ू के मास्टर ने भी हजारों साल पहले अपनी सोर्ड से एयर को कट करते हुए मिंगर की उन सभी लेयर्स को काट दिया था, जो कि उसे इस रेनवर्ल्ड के साथ जोड़ती थी। और ये सब याद करके तो वो और भी ज्यादा डरते हुए कहती है, तो तुम वो हो, मुझे सब कुछ याद आ गया है, तो तुम दोबारा यहाँ पे मुझे मारने के लिए आए हो, नहीं इस बार मैं नहीं मर सकती। और ये कहकर वो वहाँ से डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन एसेस्टा ज़ू ने वहाँ पे सिर्फ इशारे से ही उसे अपनी पावर के अंदर जकड़ लिया था, जो देखकर मिंगर भी थोड़ा गुस्से से कहती है, नहीं मैं ऐसे ही नहीं मर सकती, मैं दी वे ऑफ हेवन हूँ और मुझसे यहाँ की सारी हेवन पावर बिलोंग करती है, यहाँ पे हर एक चीज की मालिक हूँ मैं। जिस पे एसेस्टा ज़ू अपने हाथ में अपनी डिवाइन पावर को लाते हुए कोल्ड टोन में उससे कहते हैं, ओ तो तुम अपने बारे में ऐसा सोचती हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ की हर एक चीज तुम्हारी कैद में है। और ये कहकर एसेस्टा ज़ू वहाँ पे अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए मिंगर की सारी हेवन पावर को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे धीरे धीरे मिंगर की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है।
और देखते ही देखते वहाँ पे एसेस्टाजू ने पूरी तरह से उसकी पावर को ऑब्जर्व कर लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे मिंगर की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी और मिंगर के खत्म होते ही वो स्पिरिट स्टोन भी उड़ता हुआ वहाँ पे आ जाता है। जिसके बाद एसेस्टाजू भी वहाँ पे उस हेवन पावर को ऊपर आसमान में ले जाकर उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जैसे ही वो हेवन पावर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो देखते ही देखते वो वहाँ पे दोबारा पूरे रेन वर्ल्ड में फैलने लगती है और जैसे ही वहाँ पे बर्निंग क्रो को उसकी पावर वापस मिलती है तो वो भी वहाँ पे होश में आ गया था और वो होश में आते ही एसेस्टाजू के पास जाकर उनसे पूछता है, बॉस यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है और ये इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी कहाँ से गिर रही है। और तभी वहाँ पे उस हेवन पावर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वो सारी हेवन पावर सिर्फ कुछ ही पलों में पूरे रेन वर्ल्ड में फैल गई थी और जो जो चीजें उसकी वजह से बच चुकी थी या खत्म हो गई थी वो सारी चीजें भी दोबारा ठीक होने लगती है। इवन थर्ड लेवल क्लैन के वो लीडर्स भी ठीक हो गए थे और वो सब भी होश में आते हुए एक दूसरे से पूछने लगते हैं कि यहाँ पे अभी क्या हुआ। जिसपे बाइटियन की लीडर खुश होते हुए कहती है, मुझे तो लगा था कि मैं मर गई हूँ पर मैं तो अभी तक भी जिंदा हूँ। और ये कहकर वो खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब है मुझे मेरी लाइफ वापस मिल गई है। और वो स्पिरिट गार्डन जो कि पूरी तरह से सूख गया था वो भी दोबारा पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। जो देखकर डोंगमी खुश होते हुए नियन से कहता है, नियन देखो तुम्हारा गार्डन पहले की तरह ठीक हो गया। जिसपे नियन भी खुश होते हुए कहती है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपने एक बात नोटिस नहीं की, मेरा ये स्पिरिट गार्डन पहले से भी ज्यादा ग्रो कर गया है। वही लियोजियन भी एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहता है, तो इसका मतलब एसेस्टाजू ने अपनी उस प्रॉब्लम को सोल्व कर ही लिया। उसके बाद हमें दोबारा हेल्डाउ क्लैन का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्पिरिट स्टोन जिसके अंदर प्योर हेवन पावर थी और रेन वर्ल्ड की सारी चीजों को वापस देने के बाद वापस उसी इमॉर्टल कल्टीवेटर के पास आ गया था और उसकी वो पावर जो कि मिंगर के अंदर थी वो भी अब उसे दोबारा वहाँ पे वापस मिल चुकी थी, जिसकी वजह से वो स्टोन भी थोड़ा अपग्रेड हो गया था क्योंकि अब उसमें 2 आंखें भी आ गई थी। जो देखकर वो इमॉर्टल कल्टीवेटर भी काफी ज्यादा खुश हो गया था। वहीं बर्निंग करो उस स्टोन को काफी गौर से देखते हुए कहता है कि इतनी बड़ी बैटल के बाद तुम अचानक यहाँ पे कैसे आ गए और तुमने खुद को इतना ज्यादा ग्रो कैसे कर लिया। और ये कहकर बर्निंग करो एसेस्टाजू के पास जाते हुए उनसे पूछता है, वो आखिर ये अजीब सी देखने वाली क्या चीज है और इसका रियल ओरिजिन क्या है। जिस पर एसेस्टाजू उसे बताते हैं कि ये इस रेन वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करती, असल में यही रियल हेवन डिफाइंग लाइन एज है। जिस पे बर्निंग करो चौंकते हुए कहता है, तो इसका मतलब है ये भी सेम लियोजियन की ठंडे स्पिरिट की तरह है। जिस पे एसेस्टाजू उसे बताते हैं कि जब मेरे मास्टर ने इस हेवनली डिफाइंग लाइन एज को खत्म किया था तो तब इसकी बॉडी और स्पिरिट दोनों अलग अलग हो गई थी और उसकी स्पिरिट उस वक्त कहीं जाकर छुप गई थी और मैं भी पिछले काफी टाइम से इस बात को मिस करते हुए आ रहा था, जो कि मुझे अब जाके समझ आई। इस पूरी रेन वर्ल्ड के पास स्पेशल स्पिरिचुअल पावर है जो कि बार बार दोबारा उस हेवन डिफाइंग लाइन एज को ग्रो कर देता है। और लास्ट टाइम यही मेरे मास्टर से गलती हुई थी कि उन्होंने उस हेवन डिफाइंग लाइन एज की स्पिरिट को छोड़ दिया था, लेकिन मैंने उसे भी खत्म कर दिया। मुझे उम्मीद है वो दोबारा ग्रो नहीं करेगी या शायद कर भी सकती है। और एसेस्टाजू की ये बात सुनकर उसे इमॉर्टल कल्टीवेटर के साथ साथ बाकी सभी को भी एक झटका लगता है। वही एसेस्टाजू अपने मास्टर को याद करते हुए अपने मन में कहते हैं, मास्टर देखिए मैंने एक बार फिर से यहाँ पे आपको हरा दिया, आपने जो लास्ट टाइम गलती की थी मैंने वो नहीं दोहराई। और यही सब सोचते हुए एसेस्टाजू चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखकर बर्निंग करो उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बॉस हम लोग अब कहाँ जा रहे हैं। जिस पर एसेस्टाजू एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब वापस घर जाने का वक्त हो गया है। और इसी सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना।